खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में मुदगल कमेटी रिपोर्ट में वही नाम सामने आए जो पहले ही से शक के दायरे में थे, यानी बीसीसीआई के सदर श्रीनिवासन, उनके दामाद मयप्पन, राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा और आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन। इसके अलावा भी इस रिपोर्ट में कई खिलाड़ियों के नाम हैं। क्या आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इन खिलाड़ियों के नाम का इंकशाफ करेगा? मुदगल रिपोर्ट में नाम सामने आने के बाद क्या श्रीनिवासन का मुस्तकबिल तारीख है? क्या आने वाले दिनों में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर गाज गिर सकती है? आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या क्रिकेट में फिक्सिंग या बदनवानी को रोकना मुमकिन होगा? इसी मौजूद पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खेल सहाफी शबाब अनवर साहब और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। आप दोनों हजरात का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे जो कोर्ट में पिटिशनर हैं इस पूरे मामले में, आदित्य वर्मा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुदगल कमेटी रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई को चुनाव टालना चाहिए। जराये के मुताबिक मुदगल कमेटी रिपोर्ट में 7 नामों का इंकशाफ हुआ है, जिनमें बीसीसीआई के सदर श्रीनिवासन, उनके दामाद मयप्पन, राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा और आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन का नाम शामिल है, जबकि 3 खिलाड़ियों के नाम का इंकशाफ नहीं किया गया है। अदालत ने सभी को नोटिस जारी किया है। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई ने सबसे पहले एजीएम पोस्टपोन करने के लिए निवेदन किया और सुप्रीम कोर्ट मुदगल कमीशन के जो 13 नाम थे उसमें से एक नाम जो श्रीनिवासन का पहले ही कोर्ट ने बता दिया था और आज 7 नाम बताया गया, 3 प्लेयर्स का और 3 अधिकारी लोगों का और 5 बड़े खिलाड़ियों लोग का नाम अभी होल्ड पे रखा गया है। वो नाम है सुंदर रमन, सीईओ आईपीएल और बीसीसीआई के ऑफिशियल हैं, गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा। और 3 नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी कोर्ट ने प्लेयर्स लोग का नाम बताने से मना किया है। लेकिन सबसे दुखद स्थिति क्या है, मैं बीसीसीआई के तमाम एसोसिएशन को इस सुप्रीम कोर्ट के मैदान से ये आग्रह करता हूं कि अब जगिए। आज क्या हास्यास्पद स्थिति है बीसीसीआई के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वहीं बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि कोर्ट का फैसला देखने के बाद ही बोर्ड आगे का लाएहमल तय करेगा। कोर्ट का अपना डायरेक्टर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो है उसका हमारे कानूनी विशेषज्ञ जो बीसीसीआई को अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद बताएंगे कि क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या होगा। सर, इलेक्शन था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। अभी इलेक्शन जो है वो एजीएम में अकाउंट्स पास होते हैं, एजीएम में अकाउंट्स पास कर सकती है। जहां तक इलेक्शन है वो डिफर किए जा सकते हैं। सर, जो भी डिसीजन आया फिर ऑस्ट्रेलिया टूर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया टूर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया टूर अपने हिसाब से टीम जाएगी। हमारे साथ दोनों खेल सहाफी मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और शबाब अनवर साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जो कोर्ट में पिटिशनर हैं आदित्य वर्मा साहब। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, क्या आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो मुदगल कमेटी रिपोर्ट थी उसको पेश किया गया, उसमें जिन नामों का इंकशाफ हुआ है, उसके बाद एक खेल सहाफी के तौर पर आपका पहला रद्द अमल क्या है? देखिए खालिद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दाल में काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। और जहां तक सवाल है श्रीनिवासन साहब का, आप अगर श्रीनिवासन साहब को कहीं से क्लीन चिट मिल भी जाती है तो उसके बाद भी वो मशकूक ही रहेंगे, क्योंकि देखिए आपके दामाद अगर एक बड़े स्कैंडल में शामिल हैं तो फिर आप उससे बच नहीं सकते, उसके शेडो से आप बच नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसकी पहले भी ये शक था, पहले भी ये सवाल जरूर उठा था जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा इनकार करते रहे। वो उनका दामाद शामिल है तो वो कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं? वो नहीं है, भले ही पर्दापोशी की बात हो रही है खालिद साहब। जहां इन्होंने मुदगल रिपोर्ट में पहले बार पैनल के सामने जब पेश हुए थे तो इन्होंने कहा था कि मेरे दामाद का चेन्नई की टीम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आगे जाके वो चीज साबित हुई है और इससे जाहिर होता है कि उन्होंने कहीं किसी लेवल के ऊपर झूठ बोला है, गुमराह किया कोर्ट को, रिपोर्ट को, उसमें पैनल को। तो देखिए इसमें तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है और ये इंडियन क्रिकेट के लिए चीज जो है ये अच्छी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके कोर्ट डिसीजन ले,
या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो आगे बढ़ के इसको चेंज करें, तभी ये सुधार पैदा हो सकता है। अदरवाइज ये पूरा तालाब ही गंदा हो चुका है। जी, ये पूरा तालाब गंदा हो चुका। शबाब अनवर साहब, आपका क्या ख्याल है? एक तो पहले शक किया जा रहा था, मुदगल कमेटी रिपोर्ट पेश होने के बाद भी श्रीनिवासन साहब का नाम आया, लेकिन जिस तरह से श्रीनिवासन साहब का पूरा मामला रहा, बीसीसीआई का सदर का ओहदा वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। कोर्ट की तमाम डायरेक्शंस के बावजूद वो किसी भी तरह से तमाम वो हथकंडे अपना रहे थे कि किसी न किसी तरह से वो बोर्ड के सदर या वो पावर उनके पास रहे। इसे कई लोगों का यह भी कहना था कि ये बेशर्मी की हद तक वो चले गए। क्या आपको लगता है, क्या अब कम से कम कोई कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ, क्योंकि अब वो आईसीसी के भी सदर हैं? यहाँ बेशर्मी इसी की हो गई कि वो आईसीसी के सदर भी बन गए, उन्हें बीसीसीआई के सदर का ओहदा छोड़ना था। हालांकि बीसीसीआई के सदर के ओहदे पर अगर वो नहीं होते तो बीसीसीआई का कोई भी नुमाइंदा आईसीसी में जाता, चूंकि जो रोटेशन था वो बीसीसीआई का था, ना कि इनका था। तो कुल मिलाकर जो हालात सामने आए हैं और जिस तरह से अभी जो खबर मिली है कि बीसीसीआई ने कुल मिलाकर ये फैसला कर लिया है कि जनवरी तक जो है किसी भी तरह का कोई इलेक्शन नहीं होगा, जो कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाला था। तो ये एक पहला धक्का लगा है श्रीनिवासन को, क्योंकि इलेक्शन में दोबारा रिटेन वो नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो 3 नाम खिलाड़ियों की बात की गई थी, तीनों नाम हमारे पास आलमी समय के पास फिलहाल आ गए हैं, लेकिन चूंकि 24 घंटे तक, अगले 24 घंटे तक मना किया है अदालत ने, इसलिए तीनों का नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन खालिद साहब, मैं अपने नाज़रीन को इतना जरूर बता दूं कि ये जो 3 खिलाड़ियों के नाम आए हैं उसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर जिस तरह से मयप्पन और श्रीनिवासन का नाम आया है, तो कुल मिलाकर किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भी आंच आनी लगभग तय है। हालांकि राजीव शुक्ला ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो होगा वो अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगा, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है हिंदुस्तानी क्रिकेट पर। जी, मसरुद्दीन फरीदी साहब, क्या लगता है श्रीनिवासन इतने शकूक के बावजूद, इतनी उंगलियां उठने के बावजूद अपना ओहदा, अपना पावर, अपना लस्ट छोड़ने को तैयार नहीं थे? आखिर उसकी वजह क्या है? क्या बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, जितनी अमीर वो बोर्ड है, क्या वही वजह है? क्या लगता है आपको? देखिए खालिद साहब, क्रिकेट बोर्ड की अपनी आप हिस्ट्री देखिएगा तो उसमें हमेशा एक ही आदमी है जो सारे मोहरों को नचाता है। तो इस बार वो रोल जय श्रीनिवासन कर रहे हैं, और इतनी भारी पेमेंट होते हैं मेंबर्स को कि आप अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते आप उनके खिलाफ। और उनकी जो लॉबिंग जिसे हम कहते हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि उसके मसरुद्दीन फरीदी साहब, आपको रोकेंगे। इस बीच हमारे साथ जो कोर्ट में पिटिशनर है आदित्य वर्मा साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होंगे। आदित्य वर्मा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। क्या लगता है आदित्य वर्मा साहब, आप क्या कहेंगे? कोर्ट में मुदगल कमेटी रिपोर्ट सामने आ गई है, आपकी जो शक था, आपका जो पिटीशन था, उसे कोर्ट में वो चीजें सामने आ गई हैं, आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन यही है कि मैं बीसीसीआई के तमाम स्टेट एसोसिएशन से गुजारिश करता हूं कि अविलंब एक आपातकालीन बैठक बुलाएं और श्रीनिवासन को बाहर का रास्ता दिखा दें, क्योंकि अब बीसीसीआई की छवि के लिए ये ठीक नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट देश के एक अपर कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमीशन के जांच में अगर ये लिप्त पाए गए हैं श्रीनिवासन, तो अविलंब बोर्ड से मेरा आग्रह है वो एक मीटिंग बुलाएं और इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। क्या यह मुमकिन लगता है कि बोर्ड मीटिंग बुलाए? क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें उठी, लेकिन श्रीनिवासन साहब ने किसी न किसी तरह से कई हथकंडे अपनाकर लोगों को खामोश कर दिया, उसको किसी न किसी तरह से मैनेज कर लिया। नहीं, मैनेज तो किया, आपका कहना वाजिब है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमीशन के रिपोर्ट में उनको कहीं ना कहीं से दोषी पाया गया है, तब तो उनका नाम कोर्ट ने भरी अदालत में बताया है। और आश्चर्य है कि बीसीसीआई का जो भी एजीएम होता है वर्किंग कमेटी में डिसाइड होता है, लेकिन बीसीसीआई के लोग कैसे आज सुप्रीम कोर्ट में यह आग्रह कर बैठे कि एजीएम को पोस्टपोन करने के लिए परमिशन दिया जाए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। ये बड़ी ही मतलब ये देश के छवि के लिए, क्रिकेट की छवि के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि आदमी विशेष नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन बड़ी होती है। और जब इंस्टीट्यूशन में अगर किसी आदमी के गलत कारणों से सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर
क्वेश्चन मार्क लगाता है तो नैतिकता तो श्रीनिवासन साहब के पास बची नहीं है। मैं जिस मैनेज करने की बात कर रहा था श्रीनिवासन साहब की, वो आप खुद ही उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोर्ट में एजीएम को टालने की बात कही गई, वो गुजारिश की गई। क्या लगता है, क्या ये मैनेज करने का ही एक तरीका नहीं है कि वक्त मिल जाए? जी आदित्य वर्मा साहब, इस चीज का मैनेज करने की बात आप कह रहे हैं? मैं श्रीनिवासन के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं से श्रीनिवासन की लॉबी के लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि मैनेज कर लें। क्या अब मुमकिन लगता है मैनेज करना? अगर वो लोग इतने ही बड़े हैं कि वो मुदगल कमीशन के जांच को और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को मैनेज कर सकते हैं तो इस पे तो मैं कोई टीका टिप्पणी करूंगा नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हर हिंदुस्तान के लिए, हर हिंदुस्तानियों के लिए कानून सर्वोपरि होता है और वो भी देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर जांच कमीशन बना के जांच करवाती है और जांच कमीशन के रिपोर्ट में अगर श्रीनिवासन साहब का नाम किसी एंगल से अगर सामने आज कोर्ट में आता है तो उसके बाद अगर मैनेज की बात आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा चीज नहीं मानता। जी, तो क्या अगला कदम यह हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमों पर भी पाबंदी की बात सामने आए? ये तो पिछले ही साल आ जानी चाहिए थी, लेकिन श्रीनिवासन साहब के अड़ियल रवैये के कारण ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज उन्हें शर्मसार होना पड़ा बड़ी अदालत में। 11.3.C आईसीसी आईपीएल ऑपरेशनल रूल के तहत उनको बर्खास्त करना चाहिए और बोर्ड के बाकी नुमाइंदों से मेरा आग्रह है कि अविलंब एक आपातकालीन बैठक बुलाए और इन सब चीजों को देखते हुए कड़ी से कड़ी निर्णय ले ताकि कोर्ट के नजर में जो बोर्ड की छवि बन गई है जी वो कुछ हद तक एक सही रास्ते पे आए। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। आदित्य वर्मा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बातचीत के लिए। शबाब अनवर साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शबाब अनवर साहब, क्या लगता है आपको, क्या जितनी श्रीनिवासन साहब की लॉबी बीसीसीआई में मजबूत है वो क्या कर सकती है वो लॉबी अब, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आदित्य वर्मा जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बिहार जैसी रियासत की क्रिकेट एसोसिएशन से ताल्लुक रखने वाले और वैसी रियासत जहां वो लगातार जिद्दोजहद कर रहे हैं कि वहां क्रिकेट दोबारा बहाल हो, तो बिहार से उन्होंने एक छोटी सी रियासत से मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तान को। जिस तरह की उन्होंने अर्जी डाली थी खालिद साहब, जिस तरह से उस वक्त शुरू में इसका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन आज न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि क्रिकेट खेलने वाले जितने भी ममालिक हैं सब जगह आदित्य वर्मा की जीत का इस वक्त डंका बज रहा है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो पेशन गोई उन्होंने की थी, जिस तरह से स्पॉट फिक्सिंग से मुतालिक उन्होंने खदशात जाहिर किए थे, क्योंकि आसान बात नहीं है कि श्रीनिवासन इससे पहले या जगमोहन डालमिया जो भी बीसीसीआई का सरबराह रहता है हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, उस पर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन इन्होंने हिम्मत की और आखिरकार मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है उसने फैसला सुना दिया है। और इतना ही नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि एक साल पहले ही जो 2 टीमें हैं आईपीएल की उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन मैनेज करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब किसी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल तय है। और अब हिंदुस्तानी क्रिकेट की मैनेजमेंट हो, बीसीसीआई का मैनेजमेंट हो या आईपीएल मैनेजमेंट हो, इसमें बहुत बड़ी तब्दीली होगी। और जिस तरफ आदित्य जी ने इशारा किया है कि बीसीसीआई की जितनी स्टेट्स यूनिट्स हैं सबको अब चाहिए अखलाकी तौर पर कि वो एक हंगामी मीटिंग बुलाएं और इनको बर्खास्त करने की। हालांकि इसमें भी कई ऐसी यूनिट हैं जो इनके हामी अभी भी कल तक थी, फैसला आने तक, बल्कि आज सुबह तक कहा जाए। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लिहाजा सारे लोग बैकफुट पर चले गए हैं और अब ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी मैनेज उनके हक में हो पाएगा। जी, अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, क्या लगता है अब रियासत की जो यूनिट्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनको क्या कदम उठाना चाहिए? आदित्य वर्मा साहब की गुजारिश है, उन्होंने अपील भी की है कि वो तमाम लोग कुछ न कुछ तरीके अपनाएं, मीटिंग्स बुलाकर श्रीनिवासन साहब को बर्खास्त करने की बात करें, वो कदम उठाएं। क्या ये किस तरह से मुमकिन लगता है? देखिए खालिद साहब, रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन दिखाई दिया है। मुदगल रिपोर्ट से रास्ता तो नजर आ ही रहा है आपको, किस तरह आप उनको हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, इनका एक तरीका है, जिस तरह मीटिंग बुलाएंगे, ये कितनी लॉबी इनकी है, वो किस तरह शिकंजे में कसे हुए हैं, कितने लोग मूव कर सकते हैं। आप देखिए नीचे से लेके ऊपर तक कोई जगह ऐसी नहीं है जहां इनका आदमी ना बैठा हुआ हो। तो जब इस सिचुएशन में देखिए, आखिर में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ही आखिर में जाके लेगी, क्योंकि श्रीनिवासन मेरे ख्याल में आखिरी दम तक शायद धक्का मारने जाने तक वो नहीं छोड़ेंगे जगह। इनके लिए लास्ट इलाज जो होगा वो शायद सुप्रीम कोर्ट खुद अपने हाथ से करेगा। अदरवाइज
इनको कोई ताकत ढकेल नहीं सकती बीसीसीआई से, क्योंकि वहां सबके सब पूरी की पूरी टोली उन्हीं की बैठी हुई है। वो कोई उनको छू नहीं सकता, वहां से छू नहीं कर सकता कि उनके सामने आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े होकर बात करते हैं, तो फिर आप उनसे किस तरह कह सकते हैं कि आप छोड़ के चले जाइए। जी आदित्य वर्मा साहब, चूंकि श्रीनिवासन साहब आईसीसी के भी सदर हैं, आईसीसी के भी चीफ हैं, क्या लगता है आपको अगर वो हटाए जाते हैं तो फिर आईसीसी के चीफ का क्या होगा, आईसीसी प्रेसिडेंट का क्या होगा? आईसीसी से भी उनको जाना होगा, बिकॉज बीसीसीआई आईसीसी के अंडर में आती है और आईसीसी का एथिक्स कोड जो भी कहता है कि कोई भी आईसीसी का ऑफिशियल अगर किसी गलत कारणों में लिप्त पाया जाता है तो वो आईसीसी में नहीं रह सकता है, तो उन्हें आईसीसी से जाना होगा। जी उन्हें आईसीसी से भी जाना होगा, वो आईसीसी के अपने ही एथिक्स कोड के उनको आईसीसी में भी, आईसीसी वालों को भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि अपने लीगल टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर को देखते हुए एक बैठक करें और इनको अविलंब आईसीसी से बाहर करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य वर्मा साहब, इस मुबारकबाद के साथ कि आपने जो कदम उठाया वो कदम कामयाब हुआ आपका, और आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बड़े जो करप्शन का इंकशाफ किया है। बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं शबाब अनवर साहब और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और कई और पहलुओं पर बातचीत करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आई नए आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं आज दो खेल सहाफी मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और शबाब अनवर साहब। हम बात कर रहे हैं आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में जो मुदगल कमेटी रिपोर्ट पेश करने वाले जस्टिस मुदगल का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। मैं तो अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ये जो पार्टीज के वकील हैं उनसे कीजिए, वो बता सकेंगे आपको, क्योंकि मैं तो कोर्ट ने मुझे प्रोब, हमारी कमेटी को प्रोब के लिए अपॉइंट किया था, हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसके अलावा हमारा कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। आप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार कीजिए। लेकिन सर स्टूअर्ट बिनी और राज कुंद्रा, कुनायत मैयप्पन और कई लोगों के नाम भी आज बताए गए हैं और ये भी कहा था कि जो क्रिकेटर है, जो इन्वॉल्व है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर इनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनके नाम अभी नहीं बताए जा सकते, सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, वो नाम बाद में बता देंगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चलेगी। तो आपको लगता है कि इनको इन नामों को भी सार्वजनिक कर दिए जाने चाहिए? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी विचार व्यक्त नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट के ही बारे में कहना है, वो मैं कहने से बिल्कुल, मैं कोई रिपोर्ट के बारे में शब्द भी नहीं कहना चाहता। शबाब अनवर साहब,
जस्टिस मुदगल भी यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस पूरे मामले में। उन्होंने बहुत ऐसा लग रहा है कि काफी शफाफियत के साथ उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है और जो शुबहात पहले जाहिर किए जा रहे थे वही शुबहात अभी भी जाहिर किए जा रहे हैं और वही नाम बल्कि सामने आए हैं मुदगल कमेटी रिपोर्ट में भी। बिल्कुल, और जिस तरह से उन पर दबाव पड़ा था और आपको याद होगा खालिद साहब के बीच में उन्होंने कहा था कि मैं इस जांच से मतलब के बालद हट रहा हूं, तो काफी प्रेशर उनके ऊपर आया था। लेकिन आखिरकार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस मुदगल को कहा कि नहीं, आप इस जांच को आप ही आगे बढ़ाएंगे। और आखिरकार चूंकि अदालत को पूरा भरोसा था, जस्टिस मुदगल की जो पूरी ईमानदारी रही है अपने करियर के दौरान, तो उसको देखते हुए ये एक सवाल ये भी उठा था कि रिटायर्ड जज से ही क्यों जांच कराई जाती। आज इस फैसले में यह साबित हो गया है कि जो रिटायर्ड या सुबकदोश जज होता है उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। वो देखता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हे में है, रिटायरमेंट का दौर है और चाहता है वो कोई भी शख्स इंसाफ और हक पर मबनी कोई फैसला दिया जाए। तो ये साबित किया है जस्टिस मुदगल ने। और जस्टिस मुदगल जिस प्रेशर के दौरान उन्होंने अपनी जांच की है इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ, यकीनी तौर पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काबिल तारीफ है वो। जी मसरुद्दीन फरीदी साहब, अब हिंदुस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा? बीसीसीआई सदर श्रीनिवासन पर उंगलियां उठ गई हैं जब मुदगल कमेटी रिपोर्ट में उनका नाम सामने आ गया है। अब चूंकि वर्ल्ड कप भी करीब है, हिंदुस्तानी क्रिकेट का क्या होगा, मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि सवालात उठने लाजमी हैं, उससे क्रिकेट पर असर पड़ेगा, खिलाड़ियों पर असर पड़ेगा। देखिए खालिद साहब, जिस गंदगी की आज हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, उससे एक जमाने में हम लोग इतना परेशान थे या इतनी नफरत करते थे कि इसी स्पॉट फिक्सिंग के लिए और फिक्सिंग की वजह से हमने शारजा जाना तर्क कर दिया था। हमने शारजा का बाइकाट कर दिया था। हम इसलिए नहीं जाते थे कि वहां मैच फिक्सिंग होती है। आज वो छोटा सा तालाब था, आज हम उस समंदर के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे चारों तरफ सब वही हैं जिससे हम नफरत करते थे। तो सवाल ये है कि वो गंदगी वहां से कैसे आई? ठीक है, अब जो हालात हैं उसमें हम जो फिक्र कर रहे हैं वो फिक्र शायद क्रिकेटर्स को नहीं होगी, क्योंकि वो लोग इतने प्रैक्टिकल हैं कि हम जिस चीज फिक्र कर रहे हैं वो फिर वो उससे बालातर हो चुके हैं। उनके लिए ये मामूली बात है, वो फेस कर लेंगे वो सिचुएशन। लेकिन हाँ, इस तालाब में से उन बड़ी मछलियों को निकालना जरूरी है जो पूरे सिस्टम को गंदा कर रहे हैं। अब देखिए, आज तक बीसीसीआई ने इतना कई साल से कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे ये लगे कि हाँ, इनकी नीयत साफ है, ये क्रिकेट को साफ करना चाहते हैं। 3 साल पहले सीबीआई के एक ज्वाइंट कमिश्नर ने, रवि शिवानी ने, इनको रिकमेंड किया था कि आप जो भी क्रिकेटर्स हैं उनके एजेंट्स को रजिस्टर्ड करें बाकायदा, क्योंकि ये गंदगी डायरेक्ट नहीं पहुंचती है क्रिकेटर्स के पास, ये कहीं और से पहुंचती है। तो उन्होंने कहा था कि अगर एजेंट्स जो है रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो एक चीज क्लियर हो जाएगी कि वो कैसे हैं। इन्होंने 3 साल गुजरने के बाद भी वो चीज नहीं की। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इनसे कहे गए उन्होंने नहीं किए, जिससे वो शक पैदा होता है कि ये इनकी नीयत साफ नहीं है। तो हाँ, ये है कि इनमें बड़ी मछलियों को जरूर पकड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन क्रिकेट जो है वो बच जाएगी। आप बड़ी मछली को बाहर करिए, उसके बाद छोटी मछली जो है वो खुद ब खुद साफ हो जाएंगी। साफ तालाब ड्रेसिंग रूम के बारे में जो बार बार कहा गया है कि ड्रेसिंग रूम कहना होना चाहिए, वहां मोबाइल्स और इंटरनेट की सहूलत खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होनी चाहिए। सट्टेबाजी का खालिद साहब जो सिलसिला शुरू हुआ है, पहले जब खिलाड़ियों के पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं होता था तो ड्रेसिंग रूम बहुत पाक साफ हुआ करता था। ड्रेसिंग रूम की बातें भी बाहर नहीं आती थी, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के दरमियान बातचीत होती थी। अब बातें भी बाहर आने लगी हैं और काफी तनाजा बढ़ा और खास करके सट्टेबाज जो है खिलाड़ियों से रुजू करने में अब काफी आसानी हो गई। और ये मामला पहले मैच फिक्सिंग का था, जिसकी शुरुआत सब लोग जानते हैं कि अब्दुल रहमान बुखातिर ने जो शारजा में क्रिकेट कराई थी उससे शुरू हुई थी। लेकिन अब पूरी दुनिया में यह कहा जाए कि एशिया के कुछ मुल्कों में तो फैल ही गया है। हिंदुस्तान आईपीएल के हवाले से बहुत ज्यादा बदनाम हुआ है अगर स्पोर्ट्स फिक्सिंग की बात करें। और आज पूरा बीसीसीआई जो कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का बोर्ड है, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, बहुत बावकार क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। जी मसरुद्दीन फरीदी साहब, आखिर क्या ये सवाल उठना भी लाजमी नहीं है कि आखिर हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई इतना अमीर कैसे हुआ? उसने इतनी रकम, क्या इसका भी अमल दखल है जिस पर उंगलियां उठ रही हैं? करप्शन का अमल दखल है, स्पॉट फिक्सिंग का अमल दखल है इसमें? नहीं, देखिए ये तो देखिए, ये क्रिकेट से लगाव है इंडिया का, जो इंडिया को क्रिकेट से इतना पैसा मिला है। और दूसरा, जो हमारे मार्केटिंग माइंडेड जो लोग आए, सबसे पहले हम जगमोहन डालमिया का नाम ले सकते हैं कि इनके आने के बाद से क्रिकेट में
टीवी राइट्स हैं और डिफरेंट टाइप के जो राइट्स बिके, उससे जो पैसे आने शुरू हुए, उन्होंने एक रास्ता दिखाया। वो तो कोई उस चीज में कोई बुराई नहीं है कि वो अगर हम उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, हमारे होल्डिंग से पैसे आ रहे हैं, हमारे हर चीज से पैसे आ रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। सवाल ये है कि खेल के अंदर जो दूसरा खेल चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए। आप खेल से कमाइए, लेकिन आप कमाने के लिए खेल रहे हैं, कुछ और अंदाज से खेल रहे हैं, तो वो गलत है। उसको उस पर रोक लगाना जरूरी है। वैसे देखिए, गेट इनकम इंडिया में सबसे ज्यादा है। इंडियन टीम कहीं जाती है तो वहां इंडियन सपोर्टर ज्यादा आते हैं उस होम ग्राउंड के मुकाबले में, वहां दूसरे सपोर्टर से ज्यादा। इंग्लैंड में मैच होता है तो इंग्लैंड के सपोर्टर्स कम होते हैं, हमारे इंडियन ज्यादा होते हैं। तो देखिए, जहां गेट इनकम का फर्क है, गेट इनकम का मामला है, तो इंडियन टीम शायद दुनिया में सबसे ज्यादा रिच है। तो उस हिसाब से तो दौलत अगर आ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो तरीके से आनी चाहिए और सही तरीके से। यानी बीसीसीआई के पास अगर दौलत आ रही है तो तरीके से आनी चाहिए। लेकिन एक सवाल उठना और लाजमी, शबाब अनवर साहब, क्या अब मुस्तकबिल कैसे देखते हैं आप हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का? मैं खेल की बात कर रहा हूं, खेल का मुस्तकबिल कैसा है? क्योंकि वर्ल्ड कप भी करीब है और बाकी जिस तरह से जिस रुख पर खेल जा रहा है, क्योंकि किसी न किसी खिलाड़ी पर जरा सा भी अब कुछ होता है तो खिलाड़ियों पर शक जाने लगता है आम लोगों का। नहीं, क्रिकेट तो चलती रहेगी और वर्ल्ड कप में भी हिंदुस्तानी टीम शामिल होगी। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी टीम को अपने खिताब का दिफा करना है, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है, तो काफी प्रेशर उन खिलाड़ियों पर आ जाएगा जो खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन इस तरह के हालात हिंदुस्तानी क्रिकेट में देख रहे हैं। कुछ तब्दीलियां यकीनी तौर पर बीसीसीआई में अब होंगी, अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। टीम मैनेजमेंट में तब्दीली होगी। आईपीएल पर सबसे बड़ा खतरा इस वक्त है, जो कि सबसे ज्यादा पैसे आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी को मिलते हैं। और सबसे अहम बात खालिद साहब यहां पर यह है कि बीसीसीआई के जरिया, या भी ये कहा जाए कि जो नाम बड़े बड़े आए उनके जरिए जो स्पॉट फिक्सिंग में एक तरह से मदद दी गई है या इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ गया है, और उसके लिए जो जिन खिलाड़ियों का नाम पेश किया गया है, पहले उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बड़े नाम आएंगे। हालांकि 3 नाम सामने आ चुके हैं मीडिया के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसे बताना नहीं है। लेकिन इन 3 खिलाड़ियों में कोई भी ऐसा नाम शामिल नहीं है, कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो बड़ा क्रिकेटर हो या उसके मुलविस होने से स्पोर्ट्स फिक्सिंग में कोई ज्यादा असर पड़ने वाला हो। तो जहां तक क्रिकेट की बात है तो हिंदुस्तान की क्रिकेट पर, हिंदुस्तान के खेल पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता खौफजदा होंगे खिलाड़ी कि जो गलत काम हो रहा था अब नहीं होना चाहिए, चूंकि अदालत की अब नजर चली गई है। जी, एक सवाल और उठता है मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, चलते चलते मुख्तसरन जानना चाहेंगे आपसे, क्या अब ये हाई टाइम नहीं है, क्या अब ये मुनासिब वक्त नहीं है कि किसी भी खेल में उन्हीं का अमल दखल हो मैनेजमेंट में जो प्योर तरीके से, पूरे तरीके से खिलाड़ी हैं? किसी पॉलिटिशियन का, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का किसी खेल से क्या लेना देना, खेल के मैनेजमेंट से क्या लेना देना, बोर्ड से क्या लेना देना? क्या पूरे तौर पर खिलाड़ियों को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इंपावर नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, तो बहुत जरूरी चीज है जिसपे कि बरसों से लोग कहते हुए आ रहे हैं, और ये हर स्पोर्ट्स की फेडरेशन में यही चीजें हैं कि पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं। तो अब ये चीज जो है, ये कानून जो है, ये हुकूमत के लेवल से चेंज होना शुरू हो सकता है। तो जब तक आप हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत जो है कोई ऐसा बिल लाए, कोई ऐसा इंट्रोड्यूस करे, बिल लाके, कानून लाके, कि उसमें फिर ये रहे कि एक फेडरेशन की पोस्ट के लिए जो भी इलेक्शन लड़ता है तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन ही हो। तो उसमें वो जब तक तब्दीली ऊपर से नहीं होगी, मेरे ख्याल में नीचे कोई ऐसा नहीं है जो इस घेरे को काट सके। जी, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह भी उम्मीद जगने लगी है मुल्क में कि कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी हो, उसमें मैनेजमेंट या उसका सदर या उसकी बॉडी में जो भी मेंबरान हो, जो इंपावर्ड हो, वो खिलाड़ी ही होना चाहिए, न कि कोई पॉलिटिशियन हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई बिजनेसमैन हो। यही इन्हीं लोगों के अमल दखल से कहीं ना कहीं से इस तरह की गंदगी भी धीरे धीरे बोर्ड में या स्पोर्ट्स बॉडी में शामिल हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और शबाब अनवर साहब, आप दोनों का स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया आपका। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।